हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। और इस साल जेई 2024 में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे, उनका एनालिसिस देखेंगे। अगर हम सारे चैप्टर्स जो हमारे क्लास 11th और क्लास 12th के अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उनके सारे क्वेश्चन को हम कलेक्ट करें, जो जेई 2024 के 8 हमारे पास पेपर हैं उनसे अगर हम इन क्वेश्चन को कलेक्ट करें तो हमको पता चलता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इससे अराउंड 19 टू 20 क्वेश्चंस इन आठों पेपर में आए हुए हैं। मतलब हम एवरेज देखें तो हर क्वेश्चन पेपर में दो दो क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड आए हुए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है स्टेटमेंट 1 हमारे पास में है। क्वेश्चन लिमिटिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है लिमिटिंग फोर्स फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड इंडिपेंडेंट टू द मटेरियल। बिल्कुल गलत बात है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करें, वो कह रहा है लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल सही बात है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। बिल्कुल सही बात है। मतलब यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 की बात करें तो वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर ये फर्स्ट वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, ये सेकंड वाला हमारे पास करेक्ट दिख रहा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स, अगर हम कभी भी फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स और म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है ना। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, म्यू पे डिपेंड करता है। और म्यू किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन हमको लॉजिकल क्वेश्चन है जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर हमको दिख रहा है और क्वेश्चन में गिवन है all surfaces shown in figure are assumed to be frictionless and all pulleys and string are light. The acceleration of mass 2 kg है ना। और 2 kg कौन सा है? ये वाला जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना, ये 2 kg का गिवन है। ये 2 kg का गिवन है। तो हमको इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास में इस डायग्राम से हमको क्या समझ में आ रहा है? इस डायग्राम से हमको समझ में आ रहा है कि दोनों ब्लॉक जो हैं वो अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा। इसका एक्सेलरेशन हम a1 कंसिडर कर लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन हम a2 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर अब अगर हम इस फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखें, है ना, पहले हम दोनों का एक्सेलरेशन के लिए कांस्टेंट रिलेशन यूज करते हैं। ये जो पुली है इसको हमने p2 कंसिडर किया और इसके लिए कांस्टेंट रिलेशन अगर हम लिखेंगे तो अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है तो ये स्ट्रिंग यहाँ पर नीचे a1 एक्सेलरेशन से आएगी। ओके, और इस वाली पार्ट का तो एक्सेलरेशन 0 होगा और ये a2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं a1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a2, है ना। तो यहाँ से ये आपको समझ में आया, a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, हम यूज करते हैं इसका एक्सेलरेशन प्लस दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बाई 2 इज इक्वल टू दिस एक्सेलरेशन। तो हमने वही यहाँ पर यूज किया। हमारे पास में a2 का वैल्यू आ गया है a1 बाई 2। ओके, a2 का वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि a1 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब इस फर्स्ट वाले ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर लग रहा है टेंशन T। ओके, और नीचे कितना लगेगा? इधर, इधर लगेगा, इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में लगेगा mg साइन 30 डिग्री। और जी एम का वैल्यू कितना है? 2। जी एज इट इज पुट करेंगे क्योंकि जी में आंसर चाहिए। और साइन 30 कितना होता है बताइए? साइन 30 1/2 होता है, मतलब कि आंसर आया जी, है ना। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन लिखेंगे टी माइनस जी इज इक्वल टू 2a1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, ये समझ में आया ना? टी माइनस जी, इधर हमने फोर्स को कैलकुलेट किया, ये फोर्स पूरा कैलकुलेट किया, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में हमारे पास में जी आया था। तो यहाँ पर टी माइनस जी इज इक्वल टू 2a1 क्योंकि इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 है। सबसे पहले कांस्टेंट रिलेशन, उसके बाद में पहले ब्लॉक का एवरीडी। दूसरे ब्लॉक का एवरीडी बनाएंगे तो नीचे लग रहा है 4g। कितना लग रहा है? 4g। और ऊपर कितना लग रहा है? ऊपर यहाँ पर लग रहा है 2t। कितना लग रहा है? 2t। इधर का t ये वाला और इधर का t ये वाला। पुली तो मासलेस है ना। तो हम डायरेक्टली 2t लिख सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 4g माइनस 2t इक्वल टू 4a2।
थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी गलतियाँ कम होगी। यहाँ पर 4 2 1 A1 A2 ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे ताकि t का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में 1 1 हो जाए। तो ये हो जाएगा 2g माइनस टी इक्वल टू 2a2, और अब a2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे क्योंकि a1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू a1/2, है ना। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू a1 आ गया। तो पहला इक्वेशन हमारे पास में है t माइनस जी इक्वल टू 2a1, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2g माइनस टी इक्वल टू a1। दोनों को हम ऐड करेंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2g माइनस जी बचेगा इज इक्वल टू 3g 3a1। तो a1 का वैल्यू कितना आया g/3, कितना आया g/3। हम फोर्थ ऑप्शन पर टिक करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, और सर्कुलर मोशन प्लस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। क्वेश्चन में गिवन है स्टोन ऑफ मास 900 ग्राम इज टाइड टू द स्ट्रिंग एंड मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर मेकिंग 10 RPM। टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्टोन इज एट द लोएस्ट पॉइंट, और यहाँ पर पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.8 लेना है और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है। तो अगर हम लोएस्ट पॉइंट की बात करें, तो लोएस्ट पॉइंट पर अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड उसका वेट mg नीचे लगेगा, प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r भी लगेगा। ओके और ये दोनों फोर्स मिलाकर टेंशन बनाएगा। तो टेंशन वर्टिकली अपवर्ड टी होगा, और वही उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर टेंशन टी जो होगा वो होगा mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r। ओके तो यहाँ पर r का वैल्यू तो उन्होंने गिवन है 1 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं r इज इक्वल टू 1 मीटर, और ओमेगा का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और ओमेगा होता है 2πn, n मतलब कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। पर यहाँ पर n का वैल्यू हमको दे रखा है रिवॉल्यूशन पर मिनट जो कि 10 है, 10 RPM दे रखा है। तो RPM को हमको पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10/60 ये हो जाएगा RPS रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओके तो n का वैल्यू हमको मिला 1/6, कितना मिला 1/6 RPS। मतलब ओमेगा का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2π, और n का वैल्यू लिखेंगे 1/6, मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू π/3 रेडियन पर सेकेंड हमको मिला। ओके सबका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। t इज इक्वल टू m हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो 900 ग्राम दे रखा है ना, 900 ग्राम दे रखा है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। g का वैल्यू कहाँ है 9.8 लेना है, प्लस ओमेगा स्क्वायर, m तो बाहर गया, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया π/3, और इसका होल स्क्वायर और रेडियस का वैल्यू 1, हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, तो टेंशन t इज इक्वल टू 9/10 आया। आप देखिए कैलकुलेशन कितना इजीली आप कर पाएंगे। 9.8 प्लस पाई स्क्वायर का वैल्यू फिर से 9.8 रखेंगे, और डिनोमिनेटर का जो 3 है उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9.8 फिर से हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो 9/10 इंटू 9.8 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 1/9 एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 9, तो 9/10 इंटू 9.8 इंटू 10/9 हो जाएगा, मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो टेंशन हमारा आ जाएगा 9.8 न्यूटन। आंसर आ जाएगा फर्स्ट 9.8 न्यूटन। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होता है। मेरे प्यारे बच्चों बड़ा शानदार क्वेश्चन फिर हमारे सामने आया है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, जैसा हमको डायग्राम में दिख रहा है 5 kg एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 यहाँ पर गिवन है। रफ इंक्लाइन प्लेन एंड शोन इन फिगर। F1 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप, ओके, एंड F2 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन। F1 माइनस F2 हमको बताना है। यहाँ पर हमको लिमिटिंग केस यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इस ब्लॉक को हमको ऊपर मूव करना है
तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और इस ब्लॉक को नीचे मूव करने से रोकना है तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स के कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। मतलब अगर उसको नीचे आने से रोकना है, तो उसके पास टेंडेंसी नीचे आने की है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ऊपर पुश करना है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। तो हम यहाँ पर दोनों केस देखेंगे। जब हम अपवर्ड मोशन की बात करते हैं, मतलब हम F1 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक F1 फोर्स, इस ब्लॉक का FBD अगर हम बनाते हैं, तो F1 फोर्स अपवर्ड लगाया, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नीचे लगेगा F, है ना। और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी, नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली mg cos थीटा के बराबर होगी, है ना। यहाँ पर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n। इतना समझ में आया होगा आपको, है ना। यहाँ पर इस f के साथ में एक और इस mg का कंपोनेंट होगा, जो कि होगा mg sin थीटा। कितना होगा, mg sin थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अगर इसको बैलेंस करें तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो mg कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स, ये जो सॉरी अप्लाइड फोर्स F1 जो होगा वो mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स F के बराबर हो जाएगा। आगे हम नीचे लिखते हैं, तो ये जो F1 का जो वैल्यू है वो कितना होगा, F1 का वैल्यू होगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर हमको अपवर्ड मूव करवाना है, जस्ट अपवर्ड मूव कराना है, फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स F इस mg sin थीटा के साथ में ऐड हो जाएगा। तो F1 अगर ये जस्ट मूव कर रहा है, मतलब F1 इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg cos थीटा। ओके, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पर हम लिख देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। तो यहाँ पर F1 आ गया हमारे पास में। अगर हम F2 की बात करें, तो फॉर मिनिमम फोर्स टू प्रिवेंट डाउनवर्ड मोशन, तो अगर ये डाउनवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रख रहा है, तो डेफिनेटली अगर हमने F2 ऊपर लगाया है तो इसी के साथ में फ्रिक्शन फोर्स भी ऊपर लगेगा, और ये बैलेंस किसको करेगा, mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। बाकी नॉर्मल रिएक्शन n और mg cos थीटा एज इट इज लगेगा, है ना। तो यहाँ पर हम ये नॉर्मल रिएक्शन तो mg cos थीटा के बराबर ही कर देंगे, और F2 कैपिटल F2 माइनस कैपिटल F2 प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, F2 का वैल्यू हम देखें, तो F2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। और हमको क्या फाइंड करना है, F1 माइनस F2। क्या फाइंड करना है, F1 माइनस F2। तो F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है। F1 कितना था, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, और F2 कितना था, माइनस mg साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस म्यू mg कॉस थीटा, है ना। और ये mg साइन थीटा से mg साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमको मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो मिलेगा हमको, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो मैग्नीट्यूड मिलेगा F1 माइनस F2, ये जो फोर्स है इनका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा 2 म्यू mg cos थीटा। सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 का वैल्यू तो 2 पुट कर देंगे, म्यू का वैल्यू 1/10 पुट कर देंगे क्योंकि 0.1 है, m का वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, g का वैल्यू उन्होंने कहा है 10 लीजिए, और cos 30 डिग्री जो होगा वो √3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये 10 से 10 कैंसिल, है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे 2 से 2 भी कैंसिल, आंसर आ जाएगा 5√3 न्यूटन। तो एक बार चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही है। 5, यहाँ पर हमारे पास में आंसर आया 5√3, और ऑप्शन में एक भी हमारे पास में आंसर अवेलेबल नहीं है 5√3, तो यहाँ पर हमको बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूटन से सेकंड लॉ से रिलेटेड है, जो कि है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट आप अभी देख रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको चैप्टर वाइज एक डायरी में लिख लेना है, ताकि जब लास्ट मोमेंट पर हमको रिवीजन करना होगा तो हम उन्हीं कॉन्सेप्ट का रिवीजन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप अगर एक डायरी में सारे कॉन्सेप्ट लिखते जाते हैं तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि लास्ट मोमेंट पर आप रिविज़न कर सकते हैं। नहीं तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं उनका कन्फ्यूज़न होता है कि हम लास्ट मोमेंट पर क्या रिवाइज करें, लास्ट मोमेंट पर हमको क्या करना चाहिए, हमको न्यूमेरिकल करना चाहिए या हमको थ्योरी पढ़ना चाहिए या हमको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो कॉन्सेप्ट आप अभी पढ़ रहे हैं उनको डायरी में अलग से लिख लीजिए और लास्ट मोमेंट पर उन्हीं कॉन्सेप्ट का रिवीजन आप कीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर में हर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ न कुछ क्वेश्चन आ रहा है। पर हम क्या करते हैं, जब थ्योरी पढ़ते हैं या हमारे नोट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए आप अलग से डायरी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्रिकेट प्लेयर catches a ball of mass of 120 gram moving with 25 meter per second speed. If the catching process is completed in a 0.1 second, then the magnitude of force exerted by ball on the hand of a player विल बी इन SI यूनिट। ओके, तो यहाँ पर इस प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो जो बॉल है उसका इनिशियल मोमेंटम अगर हम देखें तो वो मास इनटू वेलोसिटी होगा, और अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो वो होगा 0, क्योंकि जब वो कैच कर लेगा तो बॉल रुक जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें, है ना, और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू होगा m इंटू वी। और अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m इंटू वी डिवाइडेड बाई टी। अब m का वैल्यू उन्होंने कितना दे रखा है, 120 ग्राम, तो 120 डिवाइडेड बाय 1000 हम करेंगे, क्योंकि इसको हमको केजी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मास जो है वो 120 ग्राम दे रखा है और इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवीजन करेंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो हम m का वैल्यू पुट किया, v का वैल्यू यहाँ पर 25 दे रखा है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है। ओके, तो इस 0.1 का अगर हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 12 इंटू 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, एक जीरो फिर कैंसिल हो जाएगा। 25 से 10 को कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा, इसको यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, मतलब कि 30 न्यूटन फोर्स होगा। आंसर होगा हमारा 30 न्यूटन। आप देखेंगे कैलकुलेशन बड़े इजी होते हैं, आंसर बड़ा इजीली आ जाएगा अगर आप एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सपीरियंस टू फोर्सेस F1 इज इक्वल टू F1 वेक्टर। हम लिख सकते हैं यहाँ पर F1 वेक्टर। ओके, F1 वेक्टर इज इक्वल टू 5i केप प्लस 8j केप प्लस 7k केप एंड F2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i केप प्लस 4 माइनस 4j केप माइनस 3k केप। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर हम नेट फोर्स निकालेंगे, है ना। क्या करेंगे, नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको वेक्टर एडिशन करना है, 5i केप प्लस 8j केप प्लस 7k केप, ओके, प्लस 3i केप माइनस 4j केप माइनस 3k केप। ओके, और अगर आप मैथमेटिक्स से स्टूडेंट है तो वेक्टर एडिशन बहुत इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स में ही एक चैप्टर है वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर आई जो आई है उनके कोफिशिएंट को हम ऐड करेंगे, मतलब 8 हो जाएगा, 8 माइनस 4 तो माइनस 4j प्लस 4j केप हो जाएगा, और 7 माइनस 3 तो प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा k केप। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आया न्यूटन में, और इसको लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, क्योंकि हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना, मास का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 4a, और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 2i केप, ओके, प्लस j केप प्लस k केप।
ओके 4 से 4 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल कर दिया। ए वेक्टर हमारे पास में कितना आया, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, और यूनिट हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप चेक कीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, 2i कैप प्लस जे कैप, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क, द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड डिस्क इज म्यू इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉइन फ्रॉम द सेंटर of the disk is r, the maximum angular velocity with which can be given to the disk so that the coin does not slip away. ओके तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास में ये एक डिस्क है। ओके, और इस डिस्क से आर डिस्टेंस पर कॉइन रखा हुआ है, तो कॉइन पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। डेफिनेटली बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m, फाइंड क्या करना है हमको, एंगुलर वेलोसिटी m ओमेगा स्क्वायर r, है ना, एम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते थे, पर हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है इसलिए m ओमेगा स्क्वायर r हमने लिखा। और अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अंदर की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स F, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी। कैसे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर n और नीचे लग रहा है एम जी, है ना। तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स F दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी इस m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होना चाहिए। m से m कैंसिल कर दो, है ना। अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू जी डिवाइडेड बाय r। ओके, और ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट म्यू जी डिवाइडेड बाय r। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है ना। बड़ा इजी होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्लस सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, वर्टिकल प्लेन में जब सर्कुलर मोशन होता है तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट ही वहाँ पर यूज करना होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमको टेंशन फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, बॉल ऑफ मास 0.5 kg connected to a string of length 50 centimeter. A ball is rotated in horizontal circular path about its vertical axis. The maximum tension that the string can bear is 400 Newton. The maximum possible angular velocity. ओके, तो जब वो सर्कुलर हॉरिजॉन्टल पाथ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, ओके, जब बॉल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा T, वो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो टेंशन T होगा वो होगा m ओमेगा स्क्वायर r। मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर लगाना है, टेंशन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टेंशन की, तो T का वैल्यू मैक्सिमम जब होगा तो ओमेगा का वैल्यू भी वहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू टेंशन का पुट करेंगे 400 न्यूटन। ओके, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन जो होगा उससे ही मैक्सिमम ओमेगा हमको मिलेगा। और यहाँ पर m का वैल्यू तो 1/2 है, 0.5 का मतलब आधा किलो, है ना। 1/2 ओमेगा मैक्सिमम हमको फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर, और r का वैल्यू कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर, मतलब कि आधा मीटर। तो 1/2 फिर से लिख देंगे, इसका अदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर हमारे पास में होगा 400 इंटू 4, मतलब ओमेगा मैक्सिमम का वैल्यू इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1600, और आंसर आ जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, 40 रेडियन पर सेकेंड। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ा इजी क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जेई के पीवाईक्यू इतने सफिशिएंट होते हैं कि अगर हम सारे पीवाईक्यू ईमानदारी से सॉल्व कर लेते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, फिर हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर साथ में आपको इनके कॉन्सेप्ट भी लिखते जाना है, उससे आपके कॉन्सेप्ट जब आप लास्ट मोमेंट पर रिविज़न करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फिर से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में देखेंगे। एनसीईआरटी में इसी पैटर्न पर सेम डिक्टो क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन में गिवन है, कंसीडर अ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन फिगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04। मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.04। ओके, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बाकी सारी एज यूजुअल चीज़ें यहाँ पर दे रखी है कि स्ट्रिंग मासलेस है, अनस्ट्रेचेबल है, पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी पे यहाँ पर अगर ये 6 kg का है तो नीचे एक इसका वेट लगेगा mg, मतलब 6g। ओके, और ऊपर वर्टिकली अपवर्ड एक टेंशन लगेगा T। ओके, यहाँ पर अगर हम सेकंड ब्लॉक की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन T लगेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा F, और ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, मतलब म्यू इंटू mg के बराबर होगा। म्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0.02। ये कांस्टेंट है इसलिए हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं। ओके, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होता है। तो 0.0 इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन अप्लाइड फोर्स। 0.02 इंटू एम का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है 20, और जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। ओके, तो ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट आ जाएगा हमारे पास में सॉरी यहाँ पर 0.04 है ना, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। ओके, अब हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे 6 माइनस टी इक्वल टू, सॉरी 60 माइनस, ये हो जाएगा 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6a, और यहाँ पर हो जाएगा t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो t से t यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 26a, और a का वैल्यू हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 26, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर कौन सा होगा, थर्ड आंसर होगा। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में डिक्टो क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन है, ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस हैविंग वर्टिकल सेक्शन गिवन बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। मतलब वो एक पैराबोलिक पाथ पर मूव कर रहा है। इफ कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज 0.5, द मैक्सिमम हाइट above the ground at which the block can place without slipping। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ का स्लोप देखें, ओके, शेप देखें, तो वो एक पैराबोलिक होगा, ऐसा पैराबोलिक। ओके, और यहाँ पर ये वर्टिकल हाइट है और ये एक्स है, तो ये आप एक्स एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं, और ये आप वाई एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा मान सकते हैं ना, पैराबोला तो आपने पढ़ ही रखा है ना। ओके, अगर ये ब्लॉक कहीं यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, मतलब कि उसका हाइट h है। ओके, हाइट यहाँ पर h है, और x का वैल्यू मान लेते हैं x है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस पर एक फोर्स नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड mg लग रहा है। ओके, एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसा, ये है नॉर्मल रिएक्शन। ओके, और एक फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस के पैरेलल लगेगा, ऐसा। ओके, तो अगर हम एफबीडी बनाते हैं इस ब्लॉक का, अगर हम एफबीडी बनाते हैं तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, नीचे हमारे पास में एक ग्रेविटी लग रहा है mg, और सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अच्छा, इस सरफेस पे के इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट डालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगर यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसका थीटा देखते हैं, ओके, तो ये थीटा वही होगा जो ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ बनाएगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा। अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से समझ जाते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, मतलब ये टेंजेंट का स्लोप है। ओके, ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप। ये थीटा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ में बना हुआ है, और वही एंगल वर्टिकल के साथ में होगा। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, इस एंगल को थीटा लिख देंगे और इस वाले एंगल को भी थीटा लिख देंगे, है ना। तो अब आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं कि जो टेंजेंट ड्रॉ किया है दैट इज द टेंजेंट, टेंजेंट, और इस टेंजेंट का स्लोप जो होगा, मतलब dy बाई dx होगा, वो tan थीटा के बराबर होगा।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखना है। इसका जो स्लोप होगा dy बाई डी एक्स वो टेन थीटा के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, पहले हम यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम इस नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करें तो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो होगा n साइन थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा f कॉस थीटा। अब हमको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हमको लगाना है, तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको आप कितना लिखोगे, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो n साइन थीटा, यहाँ पर n साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इनटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन से नॉर्मल रिएक्शन तो कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू होगा, जो कि आपको पहले से ही पता हो, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। और ये किसके बराबर होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। और अगर हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 फाइंड करें, तो वो कितना होगा बताइए, वो तो 2x होगा, 2x बाई 4 होगा कि नहीं होगा, 2x बाई 4। तो इसको हम लिखेंगे 2x बाई 4 विच इज इक्वल टू फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.5, मतलब 1/2, मतलब ये 0 ये सब कैंसिल हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर। अगर x का वैल्यू 1 मीटर है तो y का वैल्यू कितना होगा बताओ, y का वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, कितना होगा, क्योंकि x स्क्वायर बाई 4 है ना, यहाँ से ये देखो x स्क्वायर बाई 4 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/4 मीटर। तो हाइट कितना होगा, y का वैल्यू 1/4 होगा। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का हमने लॉजिक लगाया कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जो आपको यूज़ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिख रहा है, केवल एफवीडी बनाएंगे और आंसर हमारे सामने होगा। अगर हम इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 3 ब्लॉक ए बी सी पुल्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय 80 न्यूटन एज शोन इन फिगर। ओके, हमको T1 T2 फाइंड करना है। तो सिंपल सा अगर हम देखें यहाँ पर, तो इन तीनों ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक हम कंसिडर कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए, ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा क्योंकि तीनों एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, साथ में मूव कर रहे हैं। तो 80 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 2, ओके, इंटू ए। तो ये हो जाएगा 10, मतलब 80 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको T1 फाइंड करना है, ये है हमारा T1 और ये है हमारा T2। अगर हमको T1 फाइंड करना है तो T1 क्या होगा, T1 होगा यहाँ पर T1 होगा 5 इंटू ए, है ना, क्योंकि इस पे तो केवल T1 फोर्स लग रहा है। तो T1 इज इक्वल टू 5 और ए का वैल्यू कितना है 8, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। और अगर हमको T2 कैलकुलेट करना है तो हम इस 2 kg का एफवीडी बनाएंगे, है ना, मतलब कि 80 माइनस T2 इज इक्वल टू 2a, मतलब कि 80 माइनस T2 और 2 इंटू ए का वैल्यू 8 निकालना है, मतलब 16 हो जाएगा। तो T2 का वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस 16, मतलब कि 64 न्यूटन। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 40 न्यूटन और 64 न्यूटन हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन यहाँ पर है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपने देख लिए हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है spherical body of mass 100 gram is dropped from height of 10 meter from the ground. After hitting the ground, the body rebounds to the height of 5 meter. The impulse of force imparted by the ground on the body is, okay, और g का वैल्यू यहाँ पर 9.8 लेना है। अगर हम यहाँ पर एक सरफेस कंसिडर करें, ये ग्राउंड है हमारा, ओके, ये ग्राउंड है, और वो बॉडी यहाँ h इज इक्वल टू 10 मीटर से हमने ड्रॉप किया है। ये कितना था 10 मीटर। तो मान लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी कितना आया v1, और वो v1 होगा √2gh1, है ना। ये कॉन्सेप्ट हम इजीली डायरेक्टली लगा सकते हैं, है ना। एक h हाइट से अगर आपने ड्रॉप किया है तो वेलोसिटी कितना होगा
√2gh, और अगर वो h2 हाइट पर वापस गया है, मतलब 5 मीटर पर वापस गया है, तो जो v2 वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, v2 वेलोसिटी होगा √2gh2। ओके, है ना। तो यहाँ पर अगर हम v1 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो v1 कितना होगा, √2g का वैल्यू 9.8 लेना है और h का वैल्यू यहाँ पर 10 लेना है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, रूट 2 × 98। ओके, 2 × 98 मतलब इसको लिख सकते हैं 7 इंटू, ये हो जाएगा 2 × 2, है ना। मतलब कि 2 भी बाहर आ जाएगा, मतलब 7 × 2 मतलब 14 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम v2 की बात करें तो वो हो जाएगा √2 × 9.8 इंटू 5, मतलब कि √98। मतलब हम कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7 √2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर हम चेंज इम्पल्स की बात करें तो वो कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p होता है, मतलब कि p फाइनल माइनस p इनिशियल होगा। ओके, और p फाइनल कितना होगा, वर्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना। मतलब m इंटू v2 माइनस m इंटू माइनस v1 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्टिकल अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो m हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा v2 माइनस प्लस v1। और m का वैल्यू कितना है, 100 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। v2 का वैल्यू कितना है, 7 √2, और इसका वैल्यू कितना है, 14। तो यहाँ पर आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम स्पेस चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास में इम्पल्स आई जो आया वो कितना आया, ये हो जाएगा, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/10, है ना। और यहाँ पर 7 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस 2। ओके, और ये हो जाएगा 7/10 इंटू √2 का वैल्यू कितना होगा, √2 का वैल्यू होगा 1.4 प्लस 2, है ना। मतलब 7 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 10। 7 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया है, ये 3.4 होगा, है ना। तो 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, तो ये 23 हो जाएगा, है ना। और डिवाइडेड बाय 10, तो हमको मिलेगा 2.38 अप्रॉक्सीमेट। तो इम्पल्स होगा, हम यहाँ पर देखें तो 2.39 हमारे पास में केजी मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो आंसर कितना होगा, 2.38 या 39, अगर आप √2 का और एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो, और वो 2.38 आ जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि केवल बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप याद रखें, और यहाँ पर आपकी जो डायरी आपने बना रखी है उस डायरी में इम्पल्स का ये वाला क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने h हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया है तो ग्राउंड पर वेलोसिटी √2gh हो जाएगी, और अगर h हाइट पर पहुंचाना है तो √2gh वेलोसिटी उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जैसा हमको डायग्राम से दिख रहा है, पुली ब्लॉक सिस्टम जो हमने इंक्लाइन प्लेन पर रख रखे हैं ब्लॉक, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। एक बार पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। गिवन है इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ अ डबली इंक्लाइन प्लेन, two blocks capital M and small m are placed. The blocks are connected by a light string passing over the ideal pulley as shown. Okay, the coefficient of friction between the surface and the blocks is 0.25. Okay, the value of small m for which capital M is equal to स्मॉल m का क्या वैल्यू होगा कि कैपिटल M का वैल्यू 10 kg रखें, और दोनों ब्लॉक जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की विल मूव डाउन विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू 10 लेना है, 1037 हमको पता है, 3/4 होता है। तो यहाँ पर इस कैपिटल M का वैल्यू हम यहाँ पे सिंपल सा एफवीडी बनाएंगे। ये कैपिटल M अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर से ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो यहाँ फ्रिक्शन जो होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। यहाँ पर कैपिटल M इंटू जी साइन 53 डिग्री
नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन टी भी ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। तो अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन होगा एम जी कॉस थीटा। ओके, तो हम यहाँ पर इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो हमारे पास में इक्वेशन होगा एम, एम का वैल्यू 10 ले लीजिए, कैपिटल एम का वैल्यू 10 है ना। तो 10 10 इंटू जी इंटू साइन 53 डिग्री, है ना। अगर साइन 37 की बात करें तो वो 3/5 होता है, और साइन 53 डिग्री 4/5 होगा, तो 4/5 हम लिखेंगे, है ना। ये थोड़ा सा याद रखना है, 3 4 5 का ट्राइंगल आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पर हम बता देते हैं, अगर कोई ट्राइंगल का जो हाइट है वो 3 है, बेस 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 53 डिग्री होगा, और 3 वाले के सामने का एंगल 37 डिग्री होगा, याद रखना है आपको। तो 4/5 यहाँ पर साइन 53 का वैल्यू आया, माइनस टी माइनस एफ इंटू कैपिटल एम जी कॉस 53 डिग्री। ओके, तो हम वापस से वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, माइनस एफ का वैल्यू हमने पुट किया, माइनस टी माइनस म्यू, एफ नहीं था म्यू था, म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू है 0.25। एफ का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू नॉर्मल रिएक्शन कितना है, एम इंटू जी इंटू कॉस 53 डिग्री, है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको याद रखना ही पड़ेगी, है ना। इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन ही सॉल्व किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.25, एम का वैल्यू 10, जी का वैल्यू हम अभी जी लिख देते हैं, और cos 53 का वैल्यू 3/5, विच इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन 2, है ना, एम ए। तो एम का वैल्यू कितना है 10 और ए का वैल्यू 2, तो यहाँ से हम टेंशन फाइंड कर लेंगे, है ना। टेंशन कितना हो जाएगा, ये 5 से 10 कैंसिल होगा, तो 2 2 8, मतलब ये हो जाएगा 8t माइनस टी माइनस, इसको 1/4 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1/4 इंटू, ये हो जाएगा 100 इंटू 3/5, ओके, इज इक्वल टू 20, है ना। तो ये हो जाएगा 80 माइनस टी, ओके, ये 25 टाइम कैंसिल होगा, और ये इससे 5 टाइम कैंसिल होगा, और ये 15 हो जाएगा, तो -15 इज इक्वल टू 20। तो टी का वैल्यू कितना होगा, टी का वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस 20 माइनस 15, मतलब कि 60, 60, ये हो जाएगा 60 माइनस 15, 60 माइनस 15 कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा 45 न्यूटन। तो टेंशन आ गया 45 न्यूटन। अब हम इस वाले ब्लॉक का एफ बनाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, एफ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी साइन 37 डिग्री, क्यों, क्योंकि इस एम जी का एक कंपोनेंट इधर होगा, एम जी साइन 37 डिग्री, माइनस माइनस फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लग रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो म्यू म्यू इंटू एम जी कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू एम ए। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, टी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू हमने 45 फाइंड किया है ना, माइनस एम, और जी का वैल्यू 10, तो 10 इंटू स्मॉल एम इंटू साइन 37 कितना होगा, साइन 37 3/5 होगा, तो 3/5 माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ पर लिख लेते हैं हम कलर चेंज करके, तो यहाँ पर t का वैल्यू है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। t का वैल्यू है 45 माइनस स्मॉल m, और g का वैल्यू हम यहाँ पर 10 पुट कर देंगे, और साइन 37 कितना होगा 3/5, ओके, माइनस म्यू का वैल्यू 1/4, m हमको फाइंड करना है, g का वैल्यू 10, और cos 37 3/5 हो जाएगा, ओके, सॉरी 4/5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2a, क्योंकि a का वैल्यू कितना है 2m, ओके। यहाँ पर अगर हम देखें तो आगे सॉल्व करेंगे 45, और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6m माइनस 6m,
ओके, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम कैंसिल होगा तो -2m विच इज़ इक्वल टू 2m। तो ये हो जाएगा 8m, तो हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 10m। तो m इज इक्वल टू कितना आया 4.5 kg। कितना आया 4.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। अनदर बॉडी ऑफ मास 200 kg इज एडेड जेंटली। है ना, मतलब यहाँ पर हमको सिंपल सा दिख रहा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमको यूज करना है। ओके, न्यू वेलोसिटी हमको फाइंड करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप लिख लीजिए टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो पहला ये जो बॉडी था इसका वेलोसिटी कितना था 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मास कितना था 1000 kg। फिर यहाँ पर तो पहला मोमेंटम होगा एम वी, है ना, मतलब 1000 इंटू 6, और बाद में मोमेंटम कितना हो जाएगा 1000 प्लस 200 इंटू वेलोसिटी वी जो हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 6000 और ये हो जाएगा 1200 इंटू वी। 2 जीरो हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, है ना, तो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आया। कितना आया v इज इक्वल टू, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन में गिवन है व्हाट शुड बी द एलिवेशन ऑफ आउटर ट्रैक ऑफ ट्रेन टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिटल आर, width of track is w which is very very small than capital R। द स्पीड कितना होना चाहिए, है ना, स्पीड हमको फाइंड करना है, एलिवेशन हमको फाइंड करना है, स्पीड गिवन है। तो ये जो इंक्लाइन रोड है, बैंकिंग ऑफ रोड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये हमको एलिवेशन मतलब एच फाइंड करना है। ओके, और ये जो एंगल है ये थीटा हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, है ना। अगर यहाँ पर इस जो ट्रेन मूव कर रही है ना, ये जो ट्रेन मूव कर रही है, मान लेते हैं ये ट्रेन है। ओके, इसका अगर हम एफडी बनाते हैं तो ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन। ओके, और बाहर की तरफ लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नीचे लग रहा है एम जी। तो कुछ नहीं करना है, अब आपको इस नॉर्मल रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो अपवर्ड कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बनाती है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एन साइन थीटा को हम बैलेंस करेंगे किसके साथ, एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर के साथ, और एन कॉस थीटा को हम बैलेंस करेंगे एम जी के साथ, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो एन से एन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एम से एम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। ओके, और यहाँ पर इस टेन थीटा को, क्योंकि थीटा बहुत ही छोटा है ना, ये एलिवेशन बहुत ही कम होता है, तो हम इस यहाँ पर विड्थ जो है रोड का वो डब्ल्यू दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ है वो डब्ल्यू दे रखा है। तो हम इस टेन थीटा को अप्रोक्सीमेट साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं, और उसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई एच बाई डब्ल्यू। क्या लिख सकते हैं, एच बाई डब्ल्यू, मतलब कि हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पर हाइपोटेनियस और बेस अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे क्योंकि हाइट बहुत छोटा है, तो इसको लिख सकते हैं एच बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। तो एच इज इक्वल टू कितना होगा, वी स्क्वायर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी आर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में रखा है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मासेस, ओके, आर रेशियो 3:4, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। ओके, यहाँ पर द इन ऑर्डर
टू हैव कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स देयर वेलोसिटी विल बी, मतलब दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होना चाहिए। m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2। अब यहाँ पर मास दोनों के इक्वल दे रखे हैं, मतलब m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, m1 से m2 कैंसिल हो जाएगा। v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर हमारे पास में आ रहा है R1 बाय R2। कितना आ रहा है? R1 बाय R2, और R1 बाय R2 का वैल्यू कितना है? 3/4 है ना। तो V1 बाई V2 हमको मिलेगा √3/2 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास में अप्रॉक्सीमेट 16 क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आए हुए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जेई मेंस 2024, मतलब अभी लेटेस्ट जो हमने जनवरी और फर्स्ट फेब को लास्ट पेपर था, उसके जो हमारे पास 8 क्वेश्चन पेपर थे जेई मेंस के, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं, उनका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन देखा। आप देख सकते हैं अगर दूसरे चैप्टर को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर 7, 8, 9, 10 ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पर यहाँ पर 16 क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का वेटेज ज़्यादा है, इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ना है। सारे क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से समझिए, सारे क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन खुद एक बार ट्राई कीजिए। हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे 16 क्वेश्चन का ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, और वहीं पास में उसका वर्किंग स्पेस भी है, मतलब क्वेश्चन के साथ में ही आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करेगा। थैंक यू वेरी मच।